नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। आज हम 200 अरब डॉलर वाली टूरिज्म इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े खास मेहमान चैम्बर ऑफ इंडिया माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर से बातचीत करना शुरू करें, राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि डॉलर की मजबूती और रुपए की वीकनेस का भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसका क्या असर दिखाई दे रहा है, आगे क्या इंपैक्ट दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानसून का टूरिज्म पर साइड इफेक्ट क्या दिखता है, क्योंकि इस बार मानसून कम रहने की उम्मीद है, बरसात कम होने की उम्मीद है जो आईएमडी की ओर से जारी किए जा रहे हैं अनुमान। तो अगर ऐसे में क्या थोड़ी सी बहुत राहत मिल सकती है टूरिज्म इंडस्ट्री को, ये समझने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी में जानेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, कौन से देश हैं जो कॉम्पिटिटर हैं, भारत में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ग्रोथ की बाधाएं क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करेंगे, सर से शुरुआत करते हैं मुकेश सर से। सर मेरा सवाल यही है, पहला सवाल यही है, जिस तरह से हम लोग डॉलर में वीकनेस लगातार मजबूती देख रहे हैं और रुपए में वीकनेस देखने को मिल रही है, आपसे समझना चाहेंगे सर डॉलर की मजबूती का क्या असर दिखाई दे रहा है भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री के नजरिए से अगर देखा जाए तो। देखिए, मैं तो पॉजिटिव बात करूंगा ब्रिज जी। तो जी बिल्कुल। पॉजिटिव अगर हम देखें तो डॉलर मजबूत होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो शायद इंडिया को उनको लगेगा कि अब थोड़ा ये सस्ता हो गया। जो इंडिया में टूरिज्म है यानी उसी डॉलर से वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। तो हो सकता है जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो शायद यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकते हैं हमारे। ये बात ज़रूर हो सकता है कि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हमारे देश में आ सकते हैं। तो जो हमारे देश की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है शायद इसको अगर ये पॉजिटिव एक बूम मिले वो ये हो सकता है कि डॉलर कम आएंगे, लेकिन शायद जब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो वो उसकी भरपाई वहाँ से कर लेंगे। सर मानसून का मौसम भी है, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हर साल ऐसे ही देखा जाता है कि जब मानसून आता है तो टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, असर डालता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो मानसून कम रहने की संभावना नजर आ रही है। क्या इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलेगी? और सर मानसून के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सर इसको थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम है। वैसे तो हमने जब देखा अभी कि जो एयर ट्रैवल है हमारा वो बहुत सारी जगह पर जो एयरपोर्ट हैं वो नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अभी हमने देखा कि नोएडा में भी जो जेवर में एयरपोर्ट आया उससे भी बहुत कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें शायद अभी उतनी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है जो होनी चाहिए थी उसमें अभी काफ़ी कुछ और संभावनाएं हैं। हमने देखा कि जो हमारे जो बड़ी जो रोड्स हैं जो एक्सप्रेस वे हैं वहाँ पर तो बहुत तेज़ी से काम हुआ। इसके अलावा जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने देखा कि जो मेरठ और दिल्ली के बीच में जो रैपिड रेल है उसके लिए काफ़ी सरकार ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लेकर आए जो आगे अभी काफ़ी बढ़ने वाला है। लेकिन हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि आजकल जब हम बात करते हैं जो हमारे हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे के जो जैम लगे हुए हैं वो शायद एक बड़ी समस्या है। जो जितने भी जो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं कि यहाँ से तो जब वो अपने डेस्टिनेशन से चलते हैं तो बड़े मन में बड़ी आस लेकर जाते हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें देखनी है, हमें स्नोफॉल देखना है, हमें और बहुत सारे जो व्यू पॉइंट हैं वो देखना है। लेकिन जब वहाँ 5-5, 6-6 घंटे का जब जाम लगता है तो जो सारी जो घर से जो दिल में तमन्नाएं लेकर चलती हैं उन पे शायद थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। तो एक बहुत ज़रूरत है इस बात की कि ये जो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसमें ठीक तरह से काम और कुछ करने की ज़रूरत है हमें, ताकि जो टूरिज्म है वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए, जीडीपी में 7-8% का कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का। इसको हम जितना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, रोड नेटवर्क या जो एयरपोर्ट नेटवर्क, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी संभावनाएं हैं कि ये जो सेक्टर है उसमें और जो बाहर से भी हम जो यानी फॉरेन करेंसी भी बहुत हम और बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं हमारे पास में एशियन कंट्रीज में, वहां पर उनका बिजनेस ही काफी कुछ ये है कि वो टूरिज्म के बेस पर चल रहे हैं। तो भारत को भी शायद इस वे में काम कर रहे हैं, पर शायद कुछ और काम करने की भी जरूरत है।
सर एक चीज समझाइएगा, जिस तरह से हम लोग कॉस्ट की बात करते, किराए की बात करते, तो हवाई किराए भी काफी ज्यादा है। क्या इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है? क्योंकि अगर रेट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ते, किराए बढ़ते, तो क्या टूरिस्ट अवॉइड करते हैं ट्रेवल करना, और चीजें कितना असर डालती हैं सर? देखिए, मैं तो इसका बस एक आप डेटा के बेस पे कह सकता हूं कि जी। आप ये बात तो जरूर है कि सभी लोग चाहते हैं कि भाई जितने कम से कम जो कीमत में है उनको जो सेवाएं मिल जाए वो अच्छा है। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले दिनों जिस तरह से जो जियो पॉलिटिकल, तो ग्लोबली जो सिचुएशन हुई वो सबके नॉलेज में है। जिस तरह से हमारी सरकार ने ये सब्सिडीज दी पेट्रोल पर, डीजल पर, या और जितने भी इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, और जिस तरह से जो भी हमारी ये ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने भी हर रोज कई हजारों लाखों रुपए का जो लॉस बियर किया, उसकी वो भी एक कारण है कि जो भी जितनी भी ये सेवाएं हैं, चाहे वो एयर ट्रेवल हो या वो रोड वाले हो, वो महंगे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप देखते हैं तो अगर हम किसी भी एयरलाइंस का टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं वो फुल हैं। कहीं पर भी आप किसी जब एयर ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीट खाली पड़ी हुई है। सीट आज भी पूरी भरी हुई, मैं समझता हूँ कि अधिकतर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी हमारे जहाँ जहाँ ये जो हमारी एयर सर्विस है वहाँ पर जब भी हम कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, इसके लिए बहुत सारे नियम कानून भी लेकर आ रही है सरकार। जो मोनोपोली वाली बात थी उसके लिए भी सरकार ने, हमने देखा पिछले दिनों जो प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी एक्शन लिया सरकार ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि चाहे वो ट्रेन का हो या बस का हो या वो एयरपोर्ट का हो, एयर ट्रेवल का हो, सबकी इच्छा ये रहती है कि जितना भी कम से कम हो उतना अच्छा है। पर इसमें ये बात जरूर है कि जो एयरलाइंस है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हर घंटे में जो ये रेट बढ़ते घटते हैं इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर करने की जरूरत है। कि आज दिल्ली बॉम्बे का अगर फेयर एक 5,000 रुपये पे मिलता है, वही हो सकता है 2 घंटे बाद 10,000 रुपये का मिले। तो इस पे कुछ ना हम्म। कुछ कंट्रोल जो है वो बहुत ही जरूरी है। सर एक चीज बताइए, चैलेंजेस क्या कुछ हैं इस इंडस्ट्री के सामने अभी, और किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है? एक तो जैसे हवाई टिकट का हमने जिक्र किया, और क्या कुछ चैलेंजेस है सर इंडस्ट्री के सामने जहां पर सुधार की जरूरत है? देखिए, एक तो प्रॉब्लम है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वैसे तो हर इंडस्ट्री में ये होता है, लेकिन एक स्किल्ड स्टाफ जो है उसकी ज़रूरत होती है। कि इसमें भी जो इंडस्ट्री है इसमें भी ये प्रॉब्लम रहती है कि जो स्किल्ड जो स्टाफ है उनके लिए कोई ऐसे ट्रेनिंग के अच्छे सिस्टम होने चाहिए, ताकि आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी अगर हम देखते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताई जाती। तो इसके लिए स्किल्ड स्टाफ के लिए मुझे लगता है कि अभी और कुछ काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जैसे अब ये प्राइस बढ़ जाता है, सपोज पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ जाता है, कई बार क्या होता है कि ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये इन लोगों ने अगर पहले से कोई बुकिंग कर रखी है तो जिस रेट पर बुकिंग कर रखी है उन्होंने, और जब ये सारे दाम बढ़ जाते हैं तो उनकी कोई जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये एक समस्या है इस टूरिज्म इंडस्ट्री की, जिसकी तरफ शायद कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। और पार्किंग की प्रॉब्लम है, एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सेफ्टी की प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि कई बार सेफ्टी और इश्यूज़ की वजह से भी जो बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो शायद अगर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बात होती हैं तब उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे आपने पहले भी कहा कि जो मानसून है, मानसून भी एक कारण हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी कोई न्यूज़ आती हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी जो नदियां हैं वहां पर कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जहां पर बाढ़ टाइप की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है इस टूरिज्म इंडस्ट्री में। सर और एक दो साथ में चीजें मैं जी। जी 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 सर। बताइए बताइए।
जी आप बोलिए। एक दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे जम्मू कश्मीर को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर रिकॉर्ड बुकिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो मेघालय और सिक्किम जैसी जगह जो है इस समय हॉटस्पॉट बने हुए, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत इशू आता है। गोवा की बात की जाए, वहां पर बीच पार्टी के अलावा और कितना प्रोग्रेस हुआ है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। साथ ही क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे केरल में हम लोग देखते हैं आयुर्वेदिक वेलनेस स्टार्ट हो चुका है टूरिज्म के साथ साथ, क्या ये कल्चर दूसरे स्टेट को भी अडॉप्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जो कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे हम दुबई की बात करें, हम सिंगापुर की बात करें, वहां का अगर हम देखते हैं तो जो असली जो उनका मेन जो बिजनेस है वो टूरिज्म है। तो इंडिया में अगर आप देखिए, आज मोदी जी ने भी ये एक अपील की थी कि भाई आप फॉरेन मत जाइए, आप अपने देश में अगर आप टूरिज्म में जाते हैं तो उससे नेचुरली एक तो जो हमारा फॉरेन करेंसी है उसमें भी हमें फायदा होता है। अपने देश की जो इनकम है, जो वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, जैसे आपने जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो वहाँ पर जो जो उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। यानी इसको एक प्रमोट किया जाए, जिस तरह से कुछ सिंगापुर, दुबई, इस तरह के जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इस पूरी तरह से प्रमोट किया है। आप सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं उन्होंने अपने जू को इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि हर आदमी चाहता है कि मैं जू में जरूर जाऊं। जबकि अगर हम इंडिया में देखें तो मुझे लगता है कि जू जाने के लिए शायद उतना बहुत ज़्यादा लोगों में चार्म नहीं है। इसी तरह हमारे देश में इतनी धरोहरें हैं, लाल किला है, कुतुब मीनार है, या जो आप जो जगह बता रहे हैं, केरला में इतनी जी शानदार जगह हैं जहाँ पर हम, मुझे ज़रूरत है, शायद लगता है कि इस बात की कि हम उनको प्रमोट करें टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से। और मुझे कोई संशय नहीं है इस बात में कि जिस तरह से जो और देश हैं, दुबई, सिंगापुर या इस तरह के जो देश हैं, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ देश में खूबसूरती है। हमारे यहाँ उससे ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि वेलनेस के लिए हैं, तो हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ समुद्र भी हैं, हमारे यहाँ पर्वत भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो सीन्स हैं देखने के, वो शायद मुझे लगता है कि बाहर के देशों में उतना नहीं है। लेकिन बस उन्होंने जो प्रमोट कर लिया है अपनी इंडस्ट्री को, उस तरफ शायद भारत को और ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स जी को भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अपने अपने स्टेट में जो भी हमारी यूएसपीज हैं, उन सबको हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। देखिए आज का जो समय है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। तो हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर पाएंगे, मुझे लगता है कि उतने लोग, हमें बाहर जाने की बजाय हम ऐसा एक देश बना सकते हैं जहां पर बाहर से लोग हमारे यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, एक बार डॉक्टर सुभाष गोयल सर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सर, समझना चाहेंगे आपसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री को आप कैसे देख रहे हैं, कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ चैलेंजेस है, ओवरऑल सिनारियो क्या है सर भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री का? टूरिज्म ग्रोथ जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज्यादा तेज से बढ़ रहा है। इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिज्म अभी उतनी तेज नहीं बढ़ रहा, क्योंकि एयरफेयर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं इंडिया के लिए। जी सर, बिल्कुल। समय भी हो चुका, हमारे पास समय कम था, इस वजह से तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए डॉक्टर सुभाष गोयल सर से, लेकिन आगे बातचीत की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सर और सुभाष सर, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान हम लोग सभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को कवर करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को कवर करने की कोशिश की, समझा क्या कुछ चैलेंजेस है, किन सुधारों की जरूरत है, विस्तार से इस इंडस्ट्री पर हमने बातचीत की। अगली बार अगले हफ्ते किसी नई इंडस्ट्री पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।